हमारे पास पढ़ने के लिए आज चैप्टर है। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों के पास पढ़ने के लिए चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है भैया, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में कितने मार्क्स का आएगा, बात मत करना बच्चे। अब ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा ये आप देख लीजिए। ये चैप्टर हमारे पूरा एग्जाम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं बता दूं कितने मार्क्स का पूरा एग्जाम आपके पास 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। ये पूरा अच्छे से मेंटेन करना, जो भी बोलूं जो भी लिख पा लूं, ठीक है। मैं इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूं कि अगर आपको चाहिए होगी तो फिर आपको शेयर कर दूंगा मैं, आप आराम से पेपर में भी देख सकते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो हमारे पास ये 40 मार्क्स का होगा और मैं कोशिश करूंगा डेली रिकॉर्ड करूं। भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि आपने शुरू करा नहीं करा, ठीक है। 40 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स में आप लोगों के पास ये चैप्टर जो है ये सिर्फ 3 से 4 मार्क्स का है, 3 to 4 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर को कोई पढ़ने में अगर 3-4 घंटे लगा रहा है तो भैया वो मूर्ख है फिर, ठीक है ना। या एक दिन हो गया। क्या चैप्टर तैयार किया? चैप्टर नंबर 1। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम अलॉट होता है किस चैप्टर को कितना देना है। अगर हमें पता है कोई चैप्टर 6 मार्क्स का है तो उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हाँ, 3-3 के 2 आ सकते हैं, 4 और 2 का एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 और 1-1 के 2, या 6 का पूरा एक आ सकता है। तो मतलब मुझे इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, इसमें से ज्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। अब कोई चैप्टर हमारे पास 3 नंबर का है, ठीक है ना, कोई चैप्टर हमारे पास 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो उसका टाइम थोड़ा सा कम कर लो कि भैया इसमें इतना टाइम नहीं लगाना, इसमें बस इंपॉर्टेंट बताओ। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है, वो 3 नंबर का हम करके आगे बढ़ेंगे। अब कोई मुझे आके बोले बच्चा कि भैया मैंने तो एक दिन में याद करके आया, मैंने क्या किया कि भैया कल इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? चैप्टर नंबर 1। मैंने कहा यार पागल, चैप्टर नंबर 1 तुझे एक दिन लगा पढ़ने के लिए? कह रहा पूरा पढ़ लिया। तो क्या कर लिया? एक दिन में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेगा तू? तो आप लोग अपने बात मेरी बात को ध्यान रख, बहुत ध्यान से सुने मेरी बात को। आप लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को रिवीजन में टाइम अलॉट करें। आप ये देखें कि मेरा ये चैप्टर कितने मार्क्स का है और इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे इस चैप्टर को करने में कितना टाइम देना है। ज्यादा मार्क्स वाले को ज्यादा टाइम दे, अगर कोई 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का है तो उसे थोड़ा कम टाइम दे, या जल्दी कर ले कि थोड़ा जल्दी कर लेता हूं इसे रिवाइज, ज्यादा मार्क्स का इसमें से नहीं आएगा। बात समझ में आया? वैसे ही हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास, आप मैं कॉमन आपको बात करता हूं, 1 नंबर का बढ़िया एक क्वेश्चन हमारे पास है जो सिर्फ 1 नंबर से कभी ऊपर नहीं आ सकता, और वो क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज इकोनॉमी। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज इकोनॉमी। तो आप बस इतना बता दीजिए कि इकोनॉमी आपके पास क्या होती है, इकोनॉमी में इकोनॉमी से आप लोग क्या समझते हैं, इतना आप लोग बता दीजिए। तो हमें पता है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज एन अरेंजमेंट या इट इज एन सिस्टम इन विच एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सारे अपने लाइवलीहुड को क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। ये एक ऐसा एरिया है, एक पर्टिकुलर, जहां पे सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई एक लाइन पूछे कि एक लाइन बता दीजिए कि व्हाट इज इकोनॉमी, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड पीपल दैट द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी एक वो अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट के अंदर हर एक इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है और काम करने के बाद अपनी लिविंग को क्या कर रहा है? वो अर्न कर रहा है। बात समझ में आई? सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज एन अरेंजमेंट इन विच एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। खत्म। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास टिक हो गया। 1 नंबर से ऊपर कभी पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है, मैक्सिमम। इसके बाद हमारे पास ये आता है कि जब हम इकोनॉमी के अंदर कोई काम करते हैं, ठीक है वर्मा, तो इकोनॉमी में काम करने के बाद ना हम लोगों को ना बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती है, जो प्रॉब्लम्स हमें अपने लाइवलीहुड को अर्न करने में आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, वो प्रॉब्लम्स आप लोग हमें बताएं, क्योंकि जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तभी हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, और तभी उसको पढ़ने के लिए सब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा? इकोनॉमिक्स। क्या नाम होगा? इकोनॉमिक्स। याद आ रहा है आपको सब लोग पीछे का जो मैंने बोला पहले भी? ये बातें पहले तो बहुत एक पूरा लेक्चर इसी बात पे समझाने में लगा दिया था, है ना। तो प्रॉब्लम ये आई कि देखो भैया, जब मैं इकोनॉमी के अंदर जब मैं अर्न कर रहा हूं लाइवलीहुड को, तो लाइवलीहुड को अर्न करते समय पे मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई हैं। वो प्रॉब्लम्स जो मेरे सामने आई हैं, उन प्रॉब्लम्स में से नंबर 1 प्रॉब्लम मेरे पास कौन सी सामने आई थी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बोलो कौन सी प्रॉब्लम थी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। नंबर 2 पे बताओ कौन सी प्रॉब्लम है? बोलो, भूल गए? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और तीसरी प्रॉब्लम बोल दो फटाफट से,
Resources have alternative uses. Resources have alternative uses. ठीक है ना? Resources have alternative uses. तो ये आप लोग याद कर लीजिए. ये पहला 3 नंबर का हमारे पास अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगा. कोई नहीं पूछता तुमसे कि क्या होता है बताओ. ठीक है ना? ये तो बस एक बेसिक चीजें चल रही हैं कि कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास. नंबर 1 में बताइए. नंबर 1 में क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड या अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. नंबर 2 पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और नंबर 3 पे क्या है? रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज. इतना समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स किसकी है बेटा? इकोनॉमी की. यहाँ 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी. एक जो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, फिर दूसरी डिस्कस होगी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ऑफ एन इकोनॉमी, और फिर तीसरी डिस्कस होगी रूट कॉज प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम जो सबका क्या है? रूट कॉज. तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? अब इस चैप्टर से टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप लोग अपने पहला टर्म दे रहे होते तो मैं बोलता ये जरूर करके जाइए, बट अभी भी आ जाए तो कोई डरना मत. नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास जो 3 नंबर का टीचर हमको दे सकता है वो दे सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो आ सकता है वो आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. ठीक है बच्चे, हम लोग क्या करने वाले? हम लोग सब चीजें करेंगे. इनको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इनको करने के बाद हम लोग एक बार सारे सैंपल पर से क्वेश्चन उठाएंगे, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के, और हार्ड. मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी हमें कि पूरे नंबर ना आए हमारे. ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन. बट इससे पहले अब हमें ऊपर ये समझना है कि भैया इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के अंदर 3 प्रॉब्लम थी. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस. इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को जो रन करने के लिए हमने एक स्टडी बनाई है, उस स्टडी का नाम ही हमने क्या रखा? इकोनॉमिक्स. क्या नाम रखा बोलो? इकोनॉमिक्स. सो अगर मैं आपसे एक लाइन है पूछी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. दैट्स इट. क्या होता है बताइए? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एक लाइन में खत्म हो जाएगी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. बोलो एक बार दोबारा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ economic problems that emerges in an economy, and economy is an arrangement in which every individual tries to earn their livelihood, and the economic problems are: number 1, human wants are unlimited; number 2, scarcity of resource; number 3, resources have alternative uses. So when we study all these problems, जब मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करूंगा तो उसके लिए एक सब्जेक्ट डेवलप किया, कौन सा? इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स की मेजरली 2 ब्रांचेस हमारे पास डिवाइड हुई, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है? जब मैं आप लोगों से बात करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंशिएट और पॉजिटिव नॉर्मेटिव में डिफरेंशिएट, आपके पास कोई भी बुक हो, ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसके अंदर ये भैया आपका एक्सप्लेन ना हो. हर एक बुक के अंदर, साइड बुक कोई भी हो, ये क्लियरली एक्सप्लेन होगा डिफरेंशिएट दोनों का. ठीक है? मैंने पिछली बार तो नोट्स में इसको लिखवाया भी था, तो अगर नोट्स किसी के पास है तो वहां पे देख लेना, वहां पे भी आपको डिफरेंशिएट मिल जाएगा. ठीक है? अब बात करते हैं माइक्रो मैक्रो होती क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट. स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट का यहां पे मतलब ये होता है कि जब मैं किसी को एक यूनिट मान लूं, मतलब क्या हुआ कि मैं इस क्लास को एक यूनिट मान लेता हूं, तो ये फिर मेरी क्लास माइक्रो ही होगी. समझ में आया? और अगर इस क्लास में बैठे हुए एक बच्चे को एक इंडिविजुअल यूनिट मानूं तो वो एक स्टूडेंट माइक्रो होगा और पूरी क्लास क्या हो जाएगी? मैक्रो. तो माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ एक क्लियर अंतर है कि जब तुम किसी को एक इंडिविजुअल यूनिट मान के स्टडी करते हो वो माइक्रो की स्टडी हो जाती है, और जब तुमने उसको एग्रीगेट मान लिया कि वैसे ही इंडिविजुअल यूनिट्स का सम टोटल कर लिया कि हमारे पास एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, सबकी अलग अलग स्टडी करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स मेरे पास क्या कहलाएंगी? मैक्रो. तो अगर कोई प्रॉब्लम इंडिविजुअल यूनिट पे अराइज हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम इंडिविजुअल यूनिट पे रेज हो रही है, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सॉल्व करेंगे. बट अगर कोई प्रॉब्लम एग्रीगेट पे ही हो रही है, किस पे हो रही है? एग्रीगेट पे, होल पे, सम टोटल पे, तो उसको हम कहां सॉल्व करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सॉल्व करेंगे. बात समझ में आया? तो हमारे सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? तो हम सारी चीजें किसे पढ़ते हैं? इंडिविजुअल यूनिट पे. तो आपको याद रखा होगा कि जब कंज्यूमर पढ़ा तो कंज्यूमर पढ़ा, एग्रीगेट कंज्यूमर तो नहीं बोला मैंने कहीं, प्रोड्यूसर पढ़ा तो प्रोड्यूसर बोला,
एग्रीगेट प्रोड्यूसर तो नहीं बोला, डिमांड बोली, एग्रीगेट डिमांड तो नहीं बोली, सप्लाई बोली, एग्रीगेट सप्लाई तो नहीं बोली। ये सब 12th में बोलने वाला हूं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बताओ बच्चों, क्लियर हुई मेरी बात? मैंने जो बोला कहां बोलने वाला हूं आपको मैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के अंदर, क्योंकि एग्रीगेट वहां लग जाएगा, वहां मैक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो 11th में अब बस खत्म कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद टीचर्स का पसंदीदा क्वेश्चन, पता नहीं इस क्वेश्चन से इतना प्रेम क्यों है उनको, आगे पेपर में आ भी गया होगा यूनिट 1 यूनिट्स में, ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं, बस खत्म करना। जब आप लोगों को आंसर मिल जाएगा व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी, जब आपको ये सारी चीजें पता हो तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव को। किसको स्टडी कर रहे हैं? पॉजिटिव को। और जब आप लोग बात करनी शुरू कर देंगे व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, जब आप बात करनी शुरू कर देंगे व्हाट शुड हैपन, क्या हो सकता है, और जब आप लोग बात करना शुरू कर देंगे व्हाट शुड हैव हैपन, ठीक है ना, तो आपके पास सारी की सारी इकोनॉमिक्स जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी भैया? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नॉर्मेटिव। क्या बन जाएगी? नॉर्मेटिव। तो अगर मैं आपसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सारे उन प्रॉब्लम्स की बात करती है जो एक्चुअली सॉल्व्ड है। एक्चुअली क्या है? सॉल्व। ठीक है यार, हमारे यार भैया 10th क्लास में इतने मार्क्स आए, ठीक है, आप भैया 10th के मार्क्स को मेरे 9 से वो एनालाइज कर लो, ठीक है, आ चुके हैं। बट अगर मैं अब पूछूं 12th में कितने नंबर आने वाले हैं, 11th में कितने नंबर आने वाले हैं, तो ये व्हाट शुड हैपन, क्या होगा, क्या हो चुका? पॉजिटिव। क्या होगा? नॉर्मेटिव। तो जो आपसे सारे वेरिएबल, सारे क्वेश्चन जो स्टडी किए जाते हैं, और उन वेरिएबल्स, उन क्वेश्चन का जो बेस होता है वो ये होता है कि जो हो चुका वो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जब सारे वेरिएबल, सारे बेटा आपके पास टर्म्स का बेस ये होता है कि क्या होने वाला है, वो क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। बताओ बच्चों, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिए। नहीं कोई दिक्कत? अब देखो, मैं उतना डीप तो नहीं जा रहा जितना डीप हम पहले गए थे। आप लोग मुझे बस इतना बता दीजिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है हमारे पास? एडम स्मिथ। कौन है हमारे पास? एडम स्मिथ। उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। और उन्होंने डेफिनेशन कौन सी दी हमें? वेल्थ डेफिनेशन। अब लास्ट एग्जाम में तो हमें लगता है कि वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन आएगी, बट सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा डेफिनेशन को इसको सराहा गया वो कौन सी डेफिनेशन थी? स्कार्सिटी डेफिनेशन। किसने दी थी वो? 3 लोग थे, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और लियोनल रॉबिन्स। ठीक है, तो रॉबिन्स जी ने हमें बताया स्कार्सिटी के बारे में। क्लियर आई बात समझ में? तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, बात सुनिए ध्यान से प्लीज। तो हमारे पास अब ये 3 डेफिनेशंस हैं, इनको बस एक बार नाम देख जाना। मुझे नहीं लगता कि नाम आप इसके अलावा आपको समझने के लिए आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी तक बताइए समझ में आया? तो रिपीट कर लेते हैं एक बार अपना 1 नंबर या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज एन अरेंजमेंट इन विच एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। उस इकोनॉमी में क्या भैया रेज होगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी का क्या नाम रखा हमने? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स कितने ब्रांच में डिवाइड हुई? 2। कौन कौन सी? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एन एग्रीगेट। फिर इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कितने बार डिवाइड किया? 2, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? व्हाट एक्चुअल इज, जो हो चुका। और नॉर्मेटिव क्या बोलती है? व्हाट ऑट टू बी। बताइए यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब अगर आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाया गया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूं, हमारे पास ना एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। आप लोगों का ये सेम क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 में भी है। क्या बोला मैंने? बोलो। इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी है। अब अगर मैं आपसे इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स की बात करता हूं तो वो क्या होता है? वो हमें बोलता है कि देखो हमारी इकोनॉमी के जो है वो कितने टाइप्स हैं। तो अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो वो हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी होती है। नंबर 1 पे मार्केट इकोनॉमी, नंबर 2 पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और नंबर 3 पे मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इधर देखना, अगर स्कूल में टॉपिक हुआ है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ है तो फिर इस टॉपिक को बिल्कुल मत करके जाना।
फिर ये टॉपिक कर इसलिए जाना, अगर स्टेट्स में हुआ होगा तो वहां पूछ लेंगे, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। नंबर 1 पे हमारे पास आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। नंबर 2 पे इकोनॉमी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और नंबर 3 पे हमारे पास इकोनॉमी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे पास 3 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चलते हैं, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड। मार्केट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम हमारे पास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट। सेंट्रली प्लान्ड का दूसरा नाम हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट। और मिक्स्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड ही बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेयर होता है, याद रखना, 0% इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो यहां पे मार्केट फोर्सेस पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं। अब आप लोग खुद बता दीजिए मार्केट फोर्सेस कितने होते हैं हमारे पास, 2। कौन कौन से, मार्केट का डिमांड और मार्केट के सप्लाई। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपके पास 100% इकोनॉमी को जो कंट्रोल करती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल यहां पे नहीं करते। मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों कंबाइन हो जाते हैं कि मार्केट फोर्सेस आपके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सोशल डिस्टरबेंस आपने पैदा किया तो यहां पे आप लोगों की गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस डाल देगी, गवर्नमेंट भी आपका इंटरफेयर कर देगी। तो गवर्नमेंट आपको कंप्लीटली आजाद नहीं छोड़ रही है यहां पे कि तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो भाई साहब है, बताओ समझ में आया, पक्का समझ में आ गया। तो हमारे पास बताइए इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, 3। कौन कौन सी, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स। दोबारा बोलो कौन कौन सी, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड। डन, क्लियर। अब बता दो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चल रही है, मिक्स्ड। कौन चल रही है, मिक्स्ड। डन, क्लियर है यहां तक की बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे पहुंचते हैं इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन यहां पे बनता है, ये आपके सबके स्कूल में हुआ होगा और इस चैप्टर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ही, एक ये वाला और एक इसके बाद पढ़ाऊंगा पीपीसी वो, और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि बच्चों तुम लोग बताइए कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पे हमारे पास जल्दी बता दीजिए कितनी प्रॉब्लम होती है, 3। जरा तेज बोले कितनी प्रॉब्लम होती है, हाँ बहुत बढ़िया। तो याद है हमें, चैप्टर 1 पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल हम। तो हमारे पास अब 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी है, जल्दी बताइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर 2 पे हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और नंबर 3 पे क्या प्रॉब्लम बोलिए जरा, बहुत बढ़िया, सब पता है हमें, हम सब हनुमान जी हैं, अपनी शक्तियां भूल जाते हैं, आप याद दिलाओ में याद आ जाएगी। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, ये हमारे पास आया हाउ टू प्रोड्यूस। नंबर 3 तो भैया ये क्या प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को देखना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब मैं बात आपसे व्हाट टू प्रोड्यूस ही करूंगा तो यहां पे मेरी बात आपको एक छोटी सी समझाता हूं, आप समझना। अगर ये तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, तो आप क्या आंसर लिख के आते हैं उसमें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। अगर कोई आपसे ये बात करे कि यहां पे लाइन ड्रॉ हो और इस लाइन पे आपसे पूछा जाए कि आप ये बता दीजिए कि रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है, ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स क्या है, या एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, वर्मा तेरे पास आंसर है, बता दे फटाफट। वो हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये बच्चे बहुत गलत करके आते हैं भैया पेपर में। क्यों? क्योंकि तुम अगर व्हाट पढ़ो, हाउ पढ़ो, हुम पढ़ो, तीनों में चॉइस ना लगे तो तीनों प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं कैसे। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम इसलिए प्रॉब्लम बन जाएगी या बनी है क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास है चॉइस ऑफ गुड्स में, कि आप कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें इकोनॉमी के अंदर, या किस गुड्स को प्रोड्यूस करने में ज्यादा रिसोर्स लगाएं। भैया क्यों, मतलब ये समझ में नहीं। मैंने कहा देखो, 2 तरीके के गुड्स होते हैं,
एक गुड्स होता है जिसको मैं बोलता हूं कंज्यूमर गुड्स, और एक गुड्स होता है जिसको मैं बोलता हूं कैपिटल गुड्स। तो तुम बस इतना बता दो शुक्ला कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करोगे या तो कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करा तो आपकी कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर इंडस्ट्रीज गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कंज्यूमर गुड्स है वो डाउन हो जाएगा। तो खाओगे क्या? बात समझ में आया? और अगर कैपिटल प्रोड्यूस नहीं करा तो भैया अगर लड़ाई हो गई तो आलू फेंक के मारोगे क्या कि चलो आलू प्याज से लड़ ले। और अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करा तो कैपिटल गुड्स में क्या करेंगे भैया? खाने में क्या बुलेट है खाने में, आज पिज्जा हो गई, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो अब रिसोर्स किस पे ज्यादा लगाऊं? कंज्यूमर में ज्यादा रिसोर्स लगाऊंगा, कैपिटल सेक्रीफाइस हो जाएगा। कैपिटल में ज्यादा रिसोर्स लगाऊंगा, कंज्यूमर सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो अगेन देखो प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस है मेरे पास। बात समझ में आया? और कितने गुड्स की चॉइस है? 2। एक तो ये दिक्कत है कि कौन सा प्रोड्यूस करूं, दूसरी ये दिक्कत है कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं। तो पहली तो प्रॉब्लम चॉइस के गुड्स की है, और इन्हीं दोनों में फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम एक निकल के आती है कॉमन, वो निकल के आती है कि क्वांटिटी भी बताओ कि कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करोगे या फिर कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। इसमें भी आप फंस गए। अगर कंज्यूमर ज्यादा तो कैपिटल सेक्रीफाइस, कैपिटल ज्यादा तो कंज्यूमर सेक्रीफाइस। आई बच्चे बात समझ में? अब दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास आती है हाउ टू प्रोड्यूस। ये हमारे पास क्या है? यहां पे फिर एक चॉइस है। किस चीज की चॉइस है? यहां पे बोर्ड पे देखना, यहां पे हमारे पास दोबारा से एक चॉइस है, और यहां पे चॉइस है हमारे पास चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास प्रोडक्शन की चॉइस है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन की भी 2 चॉइसेस दी हुई है आपको। नंबर ए पे कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल बिल्कुल याद आ रहा है सबको, और नंबर बी पे लेबर इंटेंसिव। हाथ सबके चलते रहेंगे। हम ये शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे अपना पूरा चैप्टर का, हर चैप्टर का ऐसे तैयार कर लेंगे, और इसके डिटेलिंग में आप लोग बुक से, नोट से, या फिर जो प्रीवियस नोट्स है उनमें से पढ़ेंगे आप सब। ठीक है? तो भैया कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। अब जब मैं आपसे बात लेबर भैया कैपिटल इंटेंसिव ही करूं, तो कैपिटल इंटेंसिव में मशीन का यूज आपका ज्यादा होगा और लेबर का यूज आपका कम होगा। और लेबर इंटेंसिव की अगर बात करूं तो यहां पे लेबर का यूज आपका ज्यादा होगा और मशीन का यूज यहां पे क्या होगा? कम होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भैया मैं कैपिटल इंटेंसिव पे जाऊं तो मेरी लेबर सारी भूखी मर जाएगी। उनको सैलरी कौन देगा? हम नहीं देंगे। तो हम नहीं होंगे, अगर उनके पास नहीं होगा तो उनके पास और कौन होगा? और अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव छोड़े किस पे आ जाऊं? लेबर इंटेंसिव पे आ जाऊं, तो भैया मेरे पास कॉस्टिंग ज्यादा पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेबर से काम कराना महंगा है और मशीन से काम कराना सस्ता है। बात समझ में आया? अगर आप 1000 रुपए के काम वाला, भैया कोई काम वाली रखो घर पे सफाई करने के लिए, और एक 6000 का वैक्यूम क्लीनर खरीद लो, तो वैक्यूम क्लीनर आपका लगभग चलेगा 4-5 साल और 6000 में ही आएगा। और वो 1000 रुपए के हिसाब से अगर आप 6 साल की कॉस्टिंग देखोगे तो वैक्यूम क्लीनर की आप दुकान भी खोल सकते हो। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। समझ में आई बात? पक्का समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? हाउ टू प्रोड्यूस वाला इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू प्रोड्यूस वाला 3 नंबर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है? जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है 3 नंबर में। पता क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए बढ़िया चीज है। आप पहले हाउ टू प्रोड्यूस बताओगे, फिर लेबर इंटेंसिव भी एक्सप्लेन करोगे और कैपिटल इंटेंसिव भी एक्सप्लेन करोगे। तो टीचर को बोलता है कि यार इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं क्यों ना 3 नंबर में इसको यही दूं, उसमें तो इतना एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं व्हाट टू में और दूसरे में। ठीक है? अब आते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहां पे क्या प्रॉब्लम है जरा, यहां पे क्या प्रॉब्लम बताओ? यहां हमारे पास जो है वो है चॉइस ऑफ कैटेगरी, चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट नोट में तैयार करा दूंगा। चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर मुझको क्या बोलता है कि कंज्यूमर भी अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड कर रहा है कंज्यूमर अपने आप को 2 पार्ट में? बोल रहा है देखो, एक तो मैं जो हूं, एक तो कंज्यूमर बोल रहा है कि मैं अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कैसे डिवाइड करता हूं? एक मैं हूं रिच और एक कंज्यूमर हमारे पास कौन है? पुअर। तो अब प्रॉब्लम यह आती है कि तुम गुड्स रिच के लिए बनाओगे या गुड्स पुअर के लिए बनाओगे। अगर सारे गुड्स रिच के लिए बना दिए तो सोसाइटी में बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा।
है ना भाई। पुअर को तो कोई सामान मिलेगा ही नहीं, फिर सारे सामान कौन लेके बैठेगा, रिच लेके बैठेगा। और सारे गुड्स अगर पुअर के लिए बना दिए तो रिच जरा वहां पे भाई क्लास कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, वो बोलेगा यार मेरे लिए तो कुछ है नहीं, जो पुअर कंज्यूम करे वो ही मैं कंज्यूम करूं, मैं तो नहीं लूंगा इस गुड्स को। फिर अंतर आ गया। तो अब आप गुड्स डेवलप कर रहे हैं तो दिमाग में एक कंज्यूमर है कि मेरा कंज्यूमर रिच है या मेरा कंज्यूमर कौन है, पुअर है, कौन है मेरा कंज्यूमर फाइनली। तो डिफरेंस क्रिएट करना बिटवीन रिच एंड पुअर। बताइए बात समझ में आई नहीं समझ में आई, पक्का समझ में आ गई। तो चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर किस किस की, रिच की और पुअर की। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे चले आगे। अब आप देखो, चाहे वो प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस हो, चाहे प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस हो, चाहे प्रॉब्लम हू टू प्रोड्यूस हो, एक शब्द आपको कॉमन मिलेगा जिस शब्द का नाम क्या है, चॉइस। फिर क्या नाम है बोलो, चॉइस। और फिर क्या नाम है बोलो, चॉइस। तो अगर मैं इन सबके रूट कॉज की बात करूंगा तो वो फिर क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां तक समझ में आया क्या, पक्का। वो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। डन है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हम इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को खत्म करके चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भैया पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत बढ़िया है, खत्म कर दूं इसको। अब ध्यान से सब कान खोल के सुन लीजिएगा क्या चीज है। अब मेरे पास पढ़ने के लिए है टॉपिक, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं पीसी या फिर पीपीएफ। अब इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। वो आपको पता ही है, बार बार क्या लिखना। हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आप लोग बिल्कुल आराम से चाहे पेन डाउन करके बैठो और सुनो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज, ये कर्व है तो इसीलिए ये मेरे पास होने वाला है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। लेकिन अब भैया हमें ये बताओ, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो आपने बोला पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो कर्व है देवी का तो 100% एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होने वाला है। क्योंकि दो चीजें होती है, कर्व एक शेड्यूल। शेड्यूल होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो भैया ने बोला कर्व, तो ये तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होने वाला है। अब किस चीज की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, अब ये बताओ। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। मैंने कहा आपको दो अजम्पशंस मानने हैं। अजम्पशंस, अजम्पशन से कुछ याद आया कि बिना अजम्पशंस के इकोनॉमिक्स काम नहीं करती। और एक महा अजम्पशंस का नाम क्या है, सिट्रस पेरिबस, अदर थिंग बी कांस्टेंट। ये तो लगेगा ही हर चीज में, ठीक है, याद आ रहा है देवा। तो मैं कह रहा हूं कि देख तू ना इस चीज में एक चीज अज्यूम, दो चीजें अज्यूम कर ले कि तेरे पास ना एक सिंगल रिसोर्स है, ये रिसोर्स चेंज नहीं हो रहा। मैं इसको पीपीसी को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, जैसे पहले पढ़ाया था वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले तो बहुत एक्सप्लेन किया था, लिखवा लिखवा के, अब तो तुम सीधा काम की बात सुनो। और इस सिंगल रिसोर्स पे दूसरा तू अज्यूम कर, बच्चे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पहला अजम्पशन करके सिंगल रिसोर्स है, दूसरा ये अजम्पशन कर कि तू इस सिंगल रिसोर्स के ऊपर टू गुड्स, दो गुड्स को तू जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, दो गुड्स को प्रोड्यूस। और तीसरा एक अजम्पशन और कर ले कि टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही। तो अब बता तेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं, पॉसिबिलिटीज आएंगी ना। अब मैं इसको एक छोटे से डायग्राम में दिखाता हूं बना के। मैं कह रहा हूं कि आपने अज्यूम किया कि मेरे पास एक सिंगल रिसोर्स है। अब ये रिसोर्स मेरे पास जो है, ये मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, ये मेरे पास रिसोर्स है। और रिसोर्स में मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है भाई। तो एक जमीन का टुकड़ा मेरे पास है, ये रहा पीस ऑफ लैंड। क्लियर, रिसोर्स सिंगल हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि आपको सिंगल रिसोर्स पे दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है। इसी पीस ऑफ लैंड पे आपको टू गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। आपने कहा ठीक है भैया करवाओ। मैंने कहा देखो, एक आपको प्रोड्यूस करना है व्हीट और एक आपको प्रोड्यूस करना है राइस। या आप ऐसे भी ले सकते थे कि इस जमीन पे या तो मुझे बनाना है हॉस्पिटल और या मुझे बनाना है स्कूल। इस जमीन पे या तो मुझे करनी है खेती एग्रीकल्चर या मुझे लगानी है फैक्ट्री।
बात समझ आया? क्लियर हो रही है? तो आपने कहा भैया अब अगर आपको इसमें व्हीट और राइस करना है प्रोड्यूस, तो यहां पे जो है पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अब संभावनाएं बनेंगी। संभावना नंबर 1, आप राइस कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, 0 प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ व्हीट 100% प्रोड्यूस कर सकते हो। बात समझ में आई? ये एक संभावना आई कि राइस क्या हुआ 0 और व्हीट क्या हो गई 100। बात क्लियर हो रही है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिए यार। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब भैया अब व्हीट मेरे पास जो है 100 है और राइस मेरे पास 0 है, तो मैंने इस पूरी जमीन के अंदर, अब देखना इधर देखना, मैंने इस पूरी जमीन के अंदर इस कॉर्नर से मतलब इधर से लेके पूरा इधर तक और इधर से लेके पूरा इधर तक सिर्फ व्हीट ही व्हीट ग्रो किया है। और भैया मेरे पास जो रेड मार्कर देखना, राइस जो है वो मेरे पास 0 है। तो तुम्हें अगर यहां पे राइस को इंक्रीज करना है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? व्हीट को क्या करना पड़ेगा? कम। बात समझ में आ गई? देखो अपने आप से, क्योंकि जमीन तो यही है ना। तो भैया अब हमारे पास एक ही तरीका हमारे सामने आया है, वो तरीका ये आया है कि अगर देखो मैं बिल्कुल हिंदी में साफ लिखता हूं, अगर मुझे राइस को ग्रो करना है और इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो मुझको इसी के रिजल्टेंट व्हीट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बताओ बच्चों बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? यहां तक बताओ, समझ में आई नहीं समझ में आई? आई समझ में? अगर व्हीट को ग्रो करना है तो राइस को करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। और ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज ही आप लोगों की कहलाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। क्या कहलाती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। दोबारा रिपीट करो, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या कहलाती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सिंपल, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन रिसोर्स, एट अ सिंगल रिसोर्स। फिर से रिपीट करना, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स एट अ सिंगल या फिर एट अ गिवन रिसोर्स। खत्म बात। बताओ आसान है या भारी है? आसान है। अब हमने एक काम कहा, भैया एक काम कर दो, मैंने कहा बोलो भैया, इसको है ना आप थोड़ा सा बना के दिखा दो तो हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि पीपीसी हमारे पास कॉनकेव बनता है या कॉन्वेक्स। तुम बता दो कि पीपीसी कॉनकेव बनता है कॉन्वेक्स बनता है? हरे राम, क्या बनता है जल्दी बता दीजिए फटाफट। कॉनकेव या कॉन्वेक्स? पीपीसी बनता है कॉनकेव। क्या बनता है? कॉनकेव। और यही रहना बोर्ड पे, बोर्ड से निगाह हटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं। मैंने तुम्हें बोला देखो एक काम करते हैं, हम यहां पे 2 चीजें बनाते हैं, एक बनाते हैं व्हीट, ठीक है, जो समझ में रहा है वो पूछ लेना। एक बनाते हैं व्हीट और एक बनाते हैं भैया राइस। आपने कहा ठीक है भैया बनाओ। मैंने बोला देखो व्हीट मेरे पास जो है वो 21 है, राइस मेरे पास जो है वो 0 है। और व्हीट, अब मुझे अगर राइस को ग्रो करना है तो व्हीट को क्या करना पड़ेगा बोलो? सैक्रिफाइस। तो भैया राइस मैंने ग्रो करा 1, व्हीट सैक्रिफाइस होगा 20 हो गया। फिर मैंने व्हीट को सैक्रिफाइस करा 80, फिर मैंने एक राइस ग्रो करा, फिर मैंने इसको सैक्रिफाइस करा 15 पे आया, फिर मैंने एक राइस ग्रो करा, फिर मैं आया 11 पे, मैंने फिर एक राइस ग्रो करा, फिर मैं आया 6 पे, मैंने फिर एक राइस ग्रो करा, और फिर मैं आया भैया, मैंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप इसको 0 कर दीजिए और सारा क्या ग्रो कर दीजिए? राइस। यहां तक समझ में आया? तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि व्हीट मेरे पास लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है? लॉस। तो व्हीट मेरे पास क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और राइस क्या कर रहा है बताओ? गेन। राइस हमारे पास जो है, ये राइस हमारे पास कर रहा है गेन। इतना समझ में आ गया? पक्का? अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ये जो राइस और व्हीट का गेन और सैक्रिफाइस है, ये आपको एक चीज बताता है, एक चीज समझाता है कि आपने क्या कर रहे हो। आप अपने रिसोर्सेस को, आप अपने, दोबारा बोलो, आप अपने, हिंदी में पूछ रहा हूं, आप अपने व्हीट से हटा रहे हो, राइस में लगा रहे हो। क्या बोला मैंने? व्हीट से हटा रहे हो और राइस में लगा रहे हो। ये रिसोर्स है। कोई बच्चा बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछे, भैया व्हीट तो आपने जो सैक्रिफाइस करा वो 2 और राइस गेन हुआ 1। अबे तो ये राइस और व्हीट की क्वांटिटी नहीं है भाई, ये रिसोर्स का गेन और सैक्रिफाइस है। कि आपने बोला कि आप पहले व्हीट ग्रो करने में जो लगा रहे थे और व्हीट जो ग्रो हो रहा 20, आपने वहां से 2 व्हीट के रिसोर्सेज को हटाए 1 राइस ग्रो करने में। क्योंकि ये बात हम समझ चुके थे कि जो चीज ज्यादा होती है उसको ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं और जो चीज कम होती है उसको हम गेन करने के लिए। बात समझ में आया? तो मेरी बात समझो ध्यान से। तो हमने क्या किया, व्हीट पे जो हमने रिसोर्स लगाए थे उनको व्हीट से हमने हटाया
और किस पे लगाया, राइस पे। इस थ्योरी को बोलते हैं MRT। बोलो क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कोई टीचर अगर ये पूछ लेना कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो तुम बताना मैम जो रिसोर्सेज को हम एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे लगा रहे हैं ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, MRT। अब यही रहना बोर्ड पे, कहीं मत जाना। और इसी को हम बोल सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। बट वो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, इधर ही रहना बस। अब भैया यहां पे अगर मुझे MRT निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनता है डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट है जो लॉस हुई है, और अपॉन में कर दीजिए डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। तो आप अब इसको निकालें यहां पे, तो पहले वाली तो कुछ पता नहीं, तो डैश आ जाएगी। दूसरे वाली में बताइए वीट को कितने से लॉस किया आपने, बोलो वीट को कितने से लॉस किया, और गेन कितने से हुआ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, समझ में आया, 1 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर। उसके बाद बताइए आपने कितने से लॉस किया, 2 से, और गेन कितने से किया, 1 से। उसके बाद कितने से लॉस किया, और गेन कितने से किया, फिर कितने से लॉस किया, और गेन कितने से किया, उसके बाद कितने से लॉस किया, और फिर गेन कितने से किया, और फिर लॉस कितने से किया, और गेन कितने से किया, 1। तो अगर अब मैं MRT का इसका सबका आंसर निकालूं तो बताना जरा मुझे आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे बताइए यहां पे MRT इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज MRT। डन। अब ये इंक्रीज MRT अगर आपका है तो आप लोगों का हमेशा PPC जो होगा ये बनेगा आपका कॉनकेव। क्या बनेगा, कॉनकेव। और अगर ये रेट आपका चेंज हो जाता, रेट क्या जाता बताओ, चेंज, तो PPC क्या बनता आपका, फिर अगर डिक्रीज होता तो कॉन्वेक्स, और अगर ये आता 1 1 1 1 1 1 1 तो स्ट्रेट लाइन। तो 3 आंसर निकले। PPC कॉनकेव इसलिए बनता है क्योंकि MRT इंक्रीजिंग है। PPC कॉन्वेक्स भी बन सकता है अगर MRT डिक्रीजिंग हो जाए, और PPC स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर MRT सेम हो, कांस्टेंट हो। तो अगर अब आप इस बेस पे एक कर्व बनाएंगे, तो इधर बोर्ड पे सुनना सब लोग, तो ये बात हमको नहीं भूलनी, y एक्सिस और x एक्सिस। जो गेन करता है वो कहां आता है, जरा फटाफट बता दीजिए, गेन करता है वो कहां आता है, x एक्सिस पे, तो राइस आएगा यहां पे, और जो सेक्रीफाइस करता कहां आता है वो y एक्सिस पे, वो आएगा यहां पे। और जब आप इसको शेड्यूल से प्लॉट करेंगे तो 100% आपका कर्व ऐसा बन रहा होगा। ये हमारे पास कर्व है कॉनकेव। क्या है, कॉनकेव। तो PPC की, अगर मैं PPC की आपको प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो PPC की हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है। नंबर 1 पे PPC इज कॉनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये PPC कॉनकेव पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे है, इसका मतलब यह है कि इंक्रीज हो रही है MRT। और दूसरा, PPC ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, PPC हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही करेगा। ठीक है, क्लियर है। डाउनवर्ड स्लोप इसलिए करेगा क्योंकि एक गेन कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो जब भी कोई कर्व पूरी इकोनॉमिक्स में अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करने वाले वेरिएबल एक दूसरे में इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो कर्व 100% डाउनवर्ड बनता है। डिमांड को याद करना, डिमांड में रिलेशनशिप क्या है, कर्व कैसे बनता है डिमांड का, डाउनवर्ड। बात समझ में आया। जब भी दोनों में इनडिफरेंस कर्व में एक गेन करता है, क्या करता है, सैक्रिफाइस। इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। बात क्लियर हो रही है यहां पे, कोई दिक्कत यहां तक तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अब इस PPC को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, PPC को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। क्लियर आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। PPC तो बोलते ही बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, जो भी बोलिए बोल दिए।
अब अगली बात हमारे पास ये आती है कि भैया देखो, हमारे पास ये पीपीसी है, इस पीपीसी के ने हमें ये बताया, कर्व ने हमको ये बताया कि व्हीट के मैक्सिमम में इतने कंज्यूम कर सकता हूं और राइस के मैक्सिमम में इतने कंज्यूम कर सकता हूं। तो पीपीसी लाइन मुझे ये शो करती है कि मेरा रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज है। रिसोर्स क्या है मेरा? 100% यूटिलाइज। तो पीपीसी के ऊपर लाए करने वाले पॉइंट ये शो करते हैं कि रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज। पीपीसी के अंदर लाए करने वाले पॉइंट ये शो करते हैं कि रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज। बात समझ में आई? पक्का? और पीपीसी के अंदर और पीपीसी के ऊपर लाए करने वाले पॉइंट ये दोनों के दोनों मेरे अटेनेबल होते हैं। क्या होते हैं? अटेनेबल। मतलब ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हो सकता है, लेकिन अगर कोई पॉइंट पीपीसी के बाहर लाए कर रहा है तो ये पॉइंट मेरा हो जाता है अनअटेनेबल। क्या हो जाता है? बोलो, अनअटेनेबल। बताइए इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? हम लास्ट बार पढ़ रहे हैं इसको, तो इसीलिए ध्यान से देख लीजिए समझ में आया या नहीं समझ में आया। समझ में आया? अटेनेबल अनअटेनेबल की थ्योरी समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अटेनेबल और अनअटेनेबल। बता मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? पीपीसी के ऊपर जो लाई करेगा, अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, ये रेड से जो गोला कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या शो करता है? ऑप्टिमम या फिर फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये क्या शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डन है जी? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है उत्कर्ष? उत्कर्ष, पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है? बना? बन सकता है? हाँ। कैसे, कब बनेगा? एमआरटी क्या होगा? कांस्टेंट। कॉनकेव बन सकता है? कॉनकेव तो बनता ही है। एमआरटी क्या होता है? डिक्रीज, इंक्रीज। उठ जा पहले। हाँ, एमआरटी क्या होता है? इंक्रीज। डन? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलूं आगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा अपना दिमाग सिर्फ यहां रखना, मत हटाना प्लीज। देखो बच्चे, मेरे पास अब आता है यहां पे पढ़ने के लिए पीपीसी के अंदर दो चीजें, एक पीपीसी के अंदर शिफ्ट और एक पीपीसी के अंदर रोटेशन। मेरी बात सुनो ध्यान से। जब हमारे पास पीपीसी में शिफ्ट और रोटेशन, अगर मेरा चेंज इन रिसोर्स हुआ तो पीपीसी शिफ्ट करेगा, या फिर मेरा टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज है। ऐसे लिखो, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ रिसोर्सेज। चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ रिसोर्सेज, तो पीपीसी मेरा शिफ्ट करेगा। और अगर आपकी सिर्फ चेंज हो रही है, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ सिंगल गुड्स, यहां पे रिसोर्स नहीं आता, चेंज इन टेक्नोलॉजी बोथ गुड्स आएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ सिंगल गुड्स, तो पीपीसी आपका रोटेट करेगा। और अगर इधर सुनना, आपका रिसोर्स चेंज नहीं हुआ, रिसोर्स इंप्रूव हुआ है, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन से फुल्ली यूटिलाइज्ड हुआ है, फुल्ली की तरफ या ऑप्टिमम की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ होगी पॉइंट मूवमेंट। क्या होगी बोलो? पॉइंट मूवमेंट। अब इसको तीन कर्व से हम लोग समझते हैं
नीचे अब ये लिख लिया आपने, नीचे अपनी आंखों को बिल्कुल ऐसे बोर्ड पे ही रखना, तब मैं 3 कर्व से आपको तीनों कंडीशन समझा दूंगा। ठीक है भाई, चले। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये देखते रहना बोर्ड पे, अब कुछ मत करना, बोर्ड पे देखिएगा। वाई एक्सेस कौन से एक्सेस है बोले? एक्स एक्सेस। यहां पे आया मेरे पास एक गुड्स, कोई भी गुड लिख लेता हूं, सपोज करो गुड एक्स, और यहां पे मेरे पास आया दूसरा गुड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड वाई। अब ये हमारे पास बन गया पीपीसी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या हुआ, जो जमीन थी ना आपके पास, वो याद आया, वो जमीन बढ़ गई, जमीन बढ़ गई, रिसोर्स बढ़ गया। तो रिसोर्स बढ़ गया तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी कम होगी? दोनों की ना। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों का कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा? ये देखो, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन रिसोर्स। पहले देख लीजिए, बना दो, तुम घर पे भी लोगे। अब मैं कह रहा हूं कि उस जमीन से आधी जमीन बेचती तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा कम होगा? तो क्या हो रहा है बताइए? डिक्रीज इन रिसोर्स। भैया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट और ये राइटवर्ड शिफ्ट। डन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। कहां शिफ्ट होगा? राइटवर्ड, क्योंकि दोनों गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। और मैं बोल रहा हूं कि दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, तो कहां शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। अब देविका बोलता हूं एक गुड्स की टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव हो गई और एक की आउटडेटेड हो गई, तो एक कहां चला जाएगा? राइटवर्ड, और एक कहां चला जाएगा? लेफ्टवर्ड। क्लियर है? ये वाला करके देखते हैं एक बार। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इधर बोर्ड पे देखना फिर दोबारा से। मैं बोल रहा हूं ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ओरिजिन गुड वाई लिखा, गुड एक्स लिखा, पहले ओरिजिनल बीबीसी बना दो। और अब आप, मैं यहां कर्व बनाता हूं, आप मुझे बताना क्या हुआ होगा। ये कर्व है, देखिए, बताइए क्या हुआ होगा? एक्स की टेक्नोलॉजी क्या हुई होगी? इंक्रीज, इंप्रूव। बात समझ में आया? और अगर मैं कर्व ये बना देता, ये वाला, ये देखिए कर्व मैंने इसका बनाया ऐसे, बताना क्या हुआ? वाई की टेक्नोलॉजी क्या हो गई? आउटडेटेड या फिर बेकार। पीछे गया ना कर्व, मैन आगे जाता तो इंप्रूव होती। ठीक है? और इधर देखते रहना बोर्ड पे। अब मैं आपको बताता हूं, ये कर्व बताना, मुझे एक्सप्लेन करना क्या हुआ होगा। अब हमारे पास ये हुआ है, तो बताइए क्या हुआ होगा? एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज और वाई की टेक्नोलॉजी डिक्रीज। डन। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? और अब एक चीज और सुनिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर हमारे देश में हुआ कि सब चीजें देश में ही बनाएंगे, मेक इन इंडिया या कुछ भी। हमारे कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयड थे वो सारे एम्प्लॉयड हो गए। क्या हो गए? सारे एम्प्लॉयड। और इस कंडीशन के कारण टीचर बोलेगा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन क्या हो गई? इंक्रीज। बताओ कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं होगा राइटवर्ड शिफ्ट। बिल्कुल। ये तीसरा देखो क्या लिखवाया मैंने ये में, जब रिसोर्स इंप्रूव होता है अंडर से कहां जाता है? फुल्ली पे, तो क्या मूवमेंट होती है? पॉइंट। अभी तेरे देश में नए लोग पैदा थोड़ा ही ना हुए, पहले लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब क्या हो गए? एम्प्लॉयड। पहले अंडर यूटिलाइज थे, अब क्या हो गए? यूटिलाइज। तो इसमें यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो बच्चा गलत करके आता है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये कह रहा है तुमको कि पहले मेरा पॉइंट जो है वो पीपीसी के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है? लेकिन मेक इन इंडिया स्कीम के बाद ये पॉइंट बढ़ गया होगा पीपीसी की तरफ। बात समझ में आया? तो हमने पॉइंट मूवमेंट करा, पॉइंट अंदर से उठ के किस पे आ गया पॉइंट? बोलो, पीपीसी पे। किस पे आ गया पॉइंट? पीपीसी पे। अंदर से पॉइंट उठ के पीपीसी पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, पॉइंट मूवमेंट। और ये कब होगा? जब अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स क्या हो जाए? फुल्ली यूटिलाइज। अगर बोलता मैं कि देश ने एक देश और खरीद लिया, तो क्या होता? हम बोलते इंडिया ने एक कंट्री खरीद ली, तो क्या होता? फिर राइटवर्ड शिफ्ट होता, क्योंकि रिसोर्स क्या हुआ? इंप्रूव। मैं बोलता हमारी कंट्री में 5 लाख लोग काम करने के लिए आए नए, तो क्या होता? राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि यहां पे नए लोग आए, रिसोर्स नया आया है। बात समझ में आई? मैं बोलता मेरे देश की बंजर जमीन में
हाँ, अनप्रोडक्टिव लैंड में विद न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बना, देखो ये टेक्नोलॉजी भी आ गई, विद न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने उस अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव बना के एग्रीकल्चर को इंक्रीज कर दिया, क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट नहीं, पॉइंट मूवमेंट। सुनो कैसे, मेरे देश की अनप्रोडक्टिव रिसोर्स देश का अंडर यूटिलाइज था ना, तुमने टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके उसे क्या बना दिया? प्रोडक्टिव। तो जमीन तो वही इस्तेमाल हो रही है, रिसोर्स तो इंक्रीज नहीं हुआ, रिसोर्स अंडर यूटिलाइज से क्या हो गया? फुल्ली यूटिलाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइज। तो क्या मूवमेंट होगी? पॉइंट मूवमेंट। क्या मूवमेंट होगी? पॉइंट। बताओ बात समझ में आ रही है अंदर? पक्का? अब एक लास्ट इसका टॉपिक सुनिए, जिस टॉपिक का नाम हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम है? अब मैं आपको इधर बस हो गया, देखो चीटी मर गई, कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब मैं आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास क्या होती है? बच्चे बात ना करें बिल्कुल भी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब बात करता हूं तो ये सीधा है, ये मेरे पास कॉस्ट है, किसकी? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल याद कर लिया। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, या फिर द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। कॉस्ट और भी आसान है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। बात समझ में आया? बच्चे तो इसको यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट निकलता है जिसका नाम होता है एमओसी। क्या नाम होता है? इसका फॉर्मूला सेम है जो उसका था एमआरटी का, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। टीचर तुम्हें निकालने के लिए दे सकता। तो बच्चे इसको यहां क्यों पढ़ रहे हैं? यहां इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक बार अब बस शांति से समझाओ, वो शांति से हम लोग ये बात करेंगे। ये मैंने फॉरगॉन लिखा है, कहीं तुम फॉरगिव लिख दो, फॉरगिव करने की तुम्हें आदत है, ठीक है? तो इसको मैंने क्या लिखा है? फॉरगॉन, ठीक है? अब बच्चे मेरी एक बात तू यहां से समझ ले तो तेरा काम यहीं पे हो जाए कि तू इसको यहां पे पढ़ क्यों रहा है? बता, ये एमओसी या ओसी यहां पढ़ता क्यों है? तुम बताओ, तुम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरे क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो आपका हर एक गेन का जो सैक्रिफाइस है वो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। क्या उसका? अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं बोलता हूं ठीक है यार, मैं अकाउंट्स इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो हमने यहां पे इकोनॉमिक्स गेन किया, सैक्रिफाइस किसको किया अभी 1 घंटे के लिए? अकाउंट्स को। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी को सैक्रिफाइस ना करते तो इकोनॉमिक्स के बाद 1 घंटा क्या पढ़ना बेस्ट था? अकाउंटेंसी। तो इसीलिए आपके पीपीसी के अंदर हर एक गुड जो गेन करता है उसका सेकंड गुड जो सैक्रिफाइस हो रहा है ना, वो उसका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो राइस गेन कर रहा था, तो राइस की सारी सैक्रिफाइस व्हीट क्या था? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आई? पक्का? भैया मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक इंडिया रह के पढ़ लो, एक फॉरेन जाके जॉब कर लो। मैं फॉरेन जॉब करने चला गया तो इंडिया में जॉब तूने सैक्रिफाइस कर दी, इंडिया तेरी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सैक्रिफाइस था ना, अगर वो ना करता तो ये करता, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं एमओसी और ओसी। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? विद दिस द एंड ऑफ चैप्टर।